Hello everyone. Let us continue the chapter. AS7 में हम लोग ने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख लिया था. अब आगे के क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 बीच में स्किप किया था, पहले उसे देखते हैं. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 3. A contractor has signed a contract at 31st December 2003, the balance sheet date. Balance sheet date के दिन ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, मतलब साल के आखिरी दिन. Where the total revenue is estimated at 5 crore and total cost is estimated at 6 crore. साल के आखिरी दिन एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया जिसकी रेवेन्यू 5 करोड़ रुपए है और खर्चा एस्टिमेट किया जा रहा है 6 करोड़ रुपया. नो वर्क हैड बिगन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. काम भी अभी शुरू नहीं हुआ है. भाई अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है, साल के आखिरी दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है. Is contractor required to give any accounting effect for the year ended 31st December 2003 account? क्या उसको अकाउंट्स में कोई इफेक्ट देना पड़ेगा इसकी वजह से? बस अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कोई काम भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन घाटा दिख रहा है. आपको तो पता ही है, अगर घाटा दिख रहा है तो तुरंत रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. आपके मन में एक ये भी प्रश्न आ रहा होगा, सर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों किया? जब उसको दिखाई दे रहा है कि रेवेन्यू 5 करोड़ है, 6 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो साइन ही क्यों किया? अरे बच्चों, साइन करते समय थोड़ी ना दिख रहा था. साइन करते समय तो उसको प्रॉफिट दिख रहा था, तभी उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा. कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही साइन करके गया, तब उसके बाद ना दुनिया ज्ञान देने के लिए आती है. पहले कौन बताता है? अगर तुम गड्ढे में कूद रहे हो, गड्ढे में गिर जाओगे तो फिर लोग बताएंगे कि देखो गड्ढे में गिर गए, ऐसे किए होते तो गड्ढे में नहीं गिरते. बात समझ में आ रही है? ज्ञान देने कब आएगा कोई? जब तुम गड्ढे में गिर चुके होगे. पहले कोई बचाने नहीं आता. तो यही चीज हुआ होगा. जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस समय उसको प्रॉफिट लग रहा होगा. कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तब पता चला नहीं भाई साहब यहां तो घाटा है. क्लियर है बात सबको? करना क्या है? आंसर सेम एज आंसर नंबर 1. आंसर नंबर 1 में आपने क्या लिखा था? आपने बताया था कि अगर एस्टिमेटेड लॉस है तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट सो एंड सो. 3 बातें लिखी थी. काम शुरू हुआ चाहे नहीं हुआ, स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, या फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या फायदा है, इन बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा. तो आप सारी बातें लिख लेंगे और फिर कंक्लूजन लाइन लिखेंगे कि हां इस वजह से 1 करोड़ रुपए का घाटा इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है. भैया आंसर 3, पहले की कहानी आप खुद से लिखेंगे एज आंसर 1 और फिर उसके बाद कंक्लूजन लाइन लिख दीजिएगा, वो मैं लिख दे रहा हूं. सो बुक लॉस ऑफ ₹1 crore immediately in current year प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है? Question number 5. X Limited commenced a construction contract on 1/4/2013. The contract price agreed was reimbursable at cost plus 20%. X Limited ने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है 1/4/2013 को. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड वॉज रिम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 20%. और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्लस 20%. ओके, दिस इज कॉस्ट प्लस 20%. दैट मीन्स यहां पे घाटा का प्रश्न नहीं उठता. जनरली कॉस्ट प्लस 20% है तो हमेशा हम फायदे में ही रहेंगे, लेकिन घाटा हो सकता है कब पता है? मैं आपको बताता हूं. जो कॉस्ट होती है ना कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच, ये भी पहले से ही तय हो जाता है. कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को पहले से बता देता है, देखिए मैं कॉस्ट प्लस 20% लूंगा और कॉस्ट आपका क्या होगा, देखिए मटेरियल का इतना लगेगा, लेबर का इतना लगेगा, मेरी इंस्पेक्शन फी इतनी लगेगी, वो सब बता देता है. ठीक है? उसने बताया था मेरी इंस्पेक्शन की विजिट की फी कितनी होगी, बताया कि 10,000 रुपए होगी. एक बार मैं विजिट करने आऊंगा 10,000 रुपए लगेगा. ठीक है? उसने जो एस्टिमेट बताया था वो कैसे बताया था कि मैं कार से आऊंगा तो 10,000 रुपए के आसपास का खर्चा लगेगा, इसलिए उसने वो खर्चा बता दिया. लेकिन वो एक्चुअल में आपकी इंस्पेक्शन विजिट करने पता है किससे आता है? एयरक्राफ्ट से, अपनी हेलीकॉप्टर से आता है. ठीक है? अब उसका तो एविएशन फ्यूल ही लग गया 50,000 रुपए का. क्या आप उसे रिम्बर्स करेंगे? करेंगे ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये बात तो पहले ही हो गई थी कि भाई साहब आप कार से आइएगा, आप बहुत बड़े नवाब हैं, आप हेलीकॉप्टर से आएंगे तो मैं उसका पैसा नहीं दूंगा. ठीक है? आप नवाबी दूसरी साइटों पे दिखाइएगा, हमारी साइट पे कार से आने का पैसा मिलेगा.
बात समझ में आ रही है? देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के बीच जब ये तय होता है ना कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट देना है, तो कॉस्ट क्या चीज की होगी वो तय हो जाता है, ये कॉस्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे जो अनाप शनाप वो खर्चे करेगा, ठीक है। तो कॉस्ट भी डिफाइंड होता है, वो साइट पे आता है, उसके 50 लेबर काम कर रहे हैं, लेबरों को वो क्या करता है, पार्टी देता है वहां पे। तो पार्टी दे रहे हो तो अपने पैसे से दो, हमारे पैसे से थोड़ी ना दोगे, कहोगे कि मैंने लेबरों को पार्टी दी है, उसका खर्चा ये भी जुड़ गया। कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिसाइड हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या खर्चा जोड़ सकता है, राइट। तो घाटा भी पॉसिबल है कब, जब वो खर्चा ऐसे कर रहा है जिसकी रिम्बर्समेंट मिलनी नहीं है, तब तो गए काम से भाई साहब, तब तो घाटा होगा। अदरवाइज अगर जेन्युइन खर्चा कर रहे हो जो तय किए थे, तब तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलता है, घाटा होने का प्रश्न नहीं है। लेकिन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में भी घाटा हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्टर ऐसे खर्चे कर दे जिसकी चर्चा कॉन्ट्रैक्ट में की ही नहीं गई थी। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड वाज रिम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 20%। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्लस 20%। कंपनी इंकर्ड 1 लाख रुपया इन 13-14। कंपनी ने 1 लाख रुपए खर्च किया। अगर ये कंपनी ने 1 लाख रुपए खर्च किया तो पता है रिसीव कितना होना चाहिए, 1 लाख प्लस 20% प्रॉफिट 1,20,000 रुपया, ऑफ विच 90,000 इज रिसीवेबल। कह रहा है लेकिन मिलेगा 90,000 रुपए ही, यानी अब ध्यान दीजिए 90,000 रुपए ही मिल रहा है, तो वो कॉस्ट प्लस 20% मिला के मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट 1 लाख रुपए नहीं ली जा रही है, कॉस्ट कुछ और ली जा रही है, क्योंकि इसने अनाप शनाप खर्चे किए होंगे। रिसीव हो रहा है 90,000 रुपए और रिसीव कितना होना है, कॉस्ट प्लस 20%। तो यानी कॉस्ट 1 लाख रुपए नहीं ली जा रही है, कॉस्ट कम ली जा रही है, अनाप शनाप खर्चे हैं, वो माना नहीं जा रहा है। मतलब 1,20,000 रुपए जो मिलना था उसकी जगह पे रिसीव हो रहा है 90,000 रुपए। द फर्दर नॉन रिम्बर्सेबल कॉस्ट टू बी इंकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट आर एस्टिमेटेड एट 5,000। अभी और खर्चा लगना है 5,000 रुपए का जिसकी रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगी। लीजिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है अभी कुछ खर्चे और लगाएंगे, उसका भी जिक्र नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो भी पैसा मिलना तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभी खर्चे लिखे गए हैं, वो खर्चे नहीं लिखे गए हैं, अब कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है वो खर्चे, अब वो उसको बचा भी नहीं सकता। अब वो कहता है ठीक है 10-20,000 रुपए का घाटा भी हो गया तो अपनी स्टैंडर्ड थोड़ी ना गिरा देंगे, वो कह रहा है मैं हेलीकॉप्टर से ही चलूंगा। अब तो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय छोटा आदमी था, मैं कार से चलता था, अब मैं बड़ा आदमी हो गया, मैं तो हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में घाटा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 कॉन्ट्रैक्ट में कमा रहा हूं ना, ठीक है। तो इस क्वाइट पॉसिबल। तो अब वो कह रहा है कि 5,000 रुपए का भी और खर्चा लगना है इसकी साइड में, जिसकी भी रिम्बर्समेंट देगा नहीं, क्यों, क्योंकि तय तो हुआ नहीं था ये सब भी। तो 1 लाख रुपए का खर्चा कर चुका है, 90,000 मिला है, मिलना चाहिए था 1,20, मिला है 90,000 रुपए, 5,000 अभी और खर्चा लगेगा जिसका पैसा मिलेगा नहीं। बड़ी सुंदर बात। द अदर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। कुछ और खर्चे भी हो सकते हैं जो रिलायबली मेजर नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये 5,000 रुपए के लिए बोल रहा है कि ये रिलायबली मेजर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, रिलायबली मेजर नहीं भी हो रहे हैं तो भी खर्चे अगर दिख रहे हैं ना तो रिकॉर्ड होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 13-14 का, आइए बना देते हैं। आंसर 5, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13-14 का। बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यहां कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना, 90,000 रुपए आपको मिला है, ठीक है। खर्चा कितना आपका, टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 लाख रुपया, ठीक है। अभी 5,000 रुपए का खर्चा और लगेगा जिसकी रिम्बर्समेंट आपको नहीं मिलेगी, तो पता है आपको एस्टिमेटेड लॉस हो रहा है। इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड लॉस है। पहले तो ये देखिए ना, मैं आपको ये कराता हूं पहले, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट टिल डेट लेस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90,000 रुपया, कॉस्ट टिल डेट 1 लाख रुपया और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 5,000 रुपया, तो ये हो जाएगा 15,000 रुपए का घाटा
एस्टिमेटेड लॉस। अब मुझे बताइए अगर घाटा होता है तो कितना घाटा चार्ज होता है, करंट ईयर का घाटा या पूरा घाटा? पूरा घाटा चार्ज होता है। लेकिन करंट ईयर की मेरी पोजीशन जो पीएल बन रहा है उसमें रेवेन्यू है 90,000, खर्चा है 1 लाख, तो घाटा आएगा 10,000 रुपया। ठीक है, इधर की तरफ लिखते हैं प्रॉफिट और यहां लिखते हैं हम लॉस। तो अभी जो लॉस मुझे दिख रहा है वो 10,000 रुपए का है। तो कैसे 15,000 रुपए का लॉस बुक में रिकॉग्नाइज किया जाता है? फर्दर प्रोविजन बना देते हैं लॉस का, ऐसे बनाया जाता है। यहां पे आप लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर लॉस। अब लॉस का प्रोविजन बनाएंगे 5,000 रुपए का। अब यहां पे आ जाएगा बाई नेट लॉस 15,000 रुपया। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। एस्टिमेटेड लॉस आ रहा है तो पूरा लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। करंट ईयर का लॉस कम है तो जितना कम होता है डिफरेंशियल से हम फर्दर प्रोविजन बना देते हैं, प्रोविजन फॉर लॉस। अब बुक्स में लेकिन नेट लॉस उतना ही लाएंगे जितना एस्टिमेटेड लॉस है, ये इसी के बराबर रहेगा। जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। ठीक है, should we move to next question? Question number 6. So profit and loss account extract in the books of contractor in respect of the following data. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो ठीक है, बना देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये कहता है 600, ये फिगर इन 1000 है तो ठीक है, हम लोग भी फिगर इन 1000 लिख के ही बनाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 600, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट 390 और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट का मतलब फर्दर कॉस्ट, अब कंप्लीट करने में और कितना लगेगा, 260। तो 390 और 260 कितना हो गया, 550। नहीं, 390 एंड 260 हो गया 650। 650 हो गया। तो 650 का खर्चा और रेवेन्यू है 600, तो यानी एस्टिमेटेड लॉस है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में मुझे घाटा होने वाला है। ओ माय गॉड, तो ठीक है, जितना घाटा होगा पूरा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। पीएल बना देते हैं इसका। आंसर 6 लिखिए। पहले एस्टिमेटेड बनाइए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 600 लेस कॉस्ट टिल डेट लेस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट टिल डेट कितना है 390, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है 260, ये आएगा घाटा 50 का, एस्टिमेटेड लॉस। ठीक है, तो कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पूरा 50 पीएल में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो कुछ कम अगर पड़ रहा होगा करंट ईयर का लॉस ना, तो हम फर्दर प्रोविजन बना के कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी कम पड़ रहा होगा प्रोविजन बना के पूरा कर देंगे। ठीक है, फिगर इन 1000 है। फिगर इन 1000 लेंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ेगा ना, वर्किंग नोट में नीचे स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 600 की, तो 600 इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई करना है मुझे। स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड कितना है 390 और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है 390 लग चुका है और 260 लगेगा, निकालो। 60% हो रहा है, तो बड़ी आसान सी बात हो गई, ऊपर 60% यहां लगा दीजिए,
ये हो जाएगा रेवेन्यू 360 टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना लगा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा है हमारा 390। अच्छा अगर रेवेन्यू 360 की है, कॉस्ट है 390, तो घाटा कितना दिखाई दे रहा है 30, लेकिन घाटा बनाना कितना है 50, घाटा होना चाहिए 50 दिखना चाहिए ना पीएल में, अभी घाटा दिख रहा है 30 का, हमको यहां बाई नेट लॉस हमको 50 दिखाना है, ये दिखना चाहिए 50 का, ये तो 50 आना चाहिए। तो जितना कम पड़ रहा है उतना प्रोविजन बना लीजिए, टू प्रोविजन फॉर लॉस, जितना कम पड़ रहा है उतना बना लीजिए। 410 20 का कम पड़ रहा है 410, ये बैलेंसिंग फिगर होता है, जितना कम पड़ रहा है उतना हम और लॉस बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक बात और समझिए जो मैंने बताई भी है आपको, हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग फायदा घाटा बनाया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक ही कॉन्ट्रैक्टी से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक कॉन्ट्रैक्टी है वो मुझे 2 कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एक घर बनाने का, एक अपनी ऑफिस बनाने का। ठीक है, और दोनों की अलग अलग नेगोशिएशन हुए हैं, घर बनाने का अलग 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफिस बनाने का 70 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। मैं दोनों एक्सेप्ट कर सकता था, दोनों रिजेक्ट कर सकता था, दोनों आइसोलेटेड है, अलग अलग है। ठीक है, मैं एक ले सकता था, एक रिजेक्ट भी कर सकता था, दोनों की अलग अलग पूरे कॉन्ट्रैक्ट बने। तो इन दोनों के प्रॉफिट लॉस भी अलग अलग दिखाए जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग दिखाए जाएंगे। ये नहीं कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट का है तो मैं एक साथ पीएल बनाऊंगा, ये मेरे लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट है, मैं 2 पीएल बनाऊंगा। ठीक है, अब और दूसरी बात समझिए, ऐसा भी पॉसिबल है जैसे कि एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग बननी थी। ठीक है, उसमें ऐसा कहा गया था कि 2 फ्लोर ऑफिस था, 2 फ्लोर रेजिडेंशियल था, तो 2 फ्लोर का पूरा अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 2 फ्लोर ऊपर रेजिडेंशियल का अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाया। मतलब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ऑफिस के बाद रेजिडेंस ना बनाऊं, वो एकदम अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरे ऊपर है कि मैं एक्सेप्ट करूं चाहे ना करूं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंस ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, अलग अलग नेगोशिएट हुए हैं, अलग अलग प्राइसेस हैं, तो ये दोनों की पीएल अलग अलग बनेंगी। ये है एक ही बिल्डिंग, लेकिन ये बिल्डिंग अपने आप में 2 कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ऊपर से 2 फ्लोर जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बाद बात आई कि 2 रेजिडेंशियल भी अगर बनाना हो तो इस रेट पे तय हो गया कि बना सकते हैं, तो उसका प्रॉफिट लॉस अलग बनेगा। राइट, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। क्वेश्चन 7 है, मिस्टर श्याम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। वो एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ही हैज सेपरेट प्रपोजल्स रेज्ड फॉर ईच यूनिट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उसमें अलग अलग यूनिट बनाने का उसने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कहता है ही हैज सेपरेट प्रपोजल्स रेज्ड फॉर ईच यूनिट। उस कॉम्प्लेक्स में, उस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में अलग अलग यूनिट बनाने का, मतलब अलग अलग फ्लोर्स हो सकता है, बनाने का उसने अलग अलग कोटेशन दिया है। Since each unit is subject to separate negotiation, he is able to identify the cost and revenue attributable to each unit. कह रहा है वो हर यूनिट की अलग अलग कॉस्ट और रेवेन्यू भी बता सकता है, अलग अलग नेगोशिएट किया है, हर यूनिट की अलग अलग कॉस्ट और रेवेन्यू भी है। ऐसा भी हो सकता है ना, एक यूनिट इंडस्ट्री का पूरा अलग बन रहा है, वो बन रहा है जहां पे बहुत हीट होगा, हीटिंग वाला काम, दूसरा कोल्ड स्टोरेज टाइप का बन रहा है, वहां पे सब ठंडे वाला काम होगा। भाई हो सकता है, तो उसकी अलग अलग कॉस्ट है, अपने अलग अलग नेगोशिएशन हुआ है पूरा। कहता है, शुड मिस्टर श्याम ट्रीट कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच यूनिट एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू ES7। क्या उसे हर यूनिट के कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा ES7 के हिसाब से, या फिर सिंस ये एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पूरा बन रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट होगा? आप ही बताइए, आपको तो सारी जानकारी है। अलग अलग ट्रीट होगा, अलग अलग नेगोशिएशन हुआ है तो अलग अलग ट्रीट होगा वो पूरा। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं लिखवा देता हूं, और आप चाहे तो इसको रट भी सकते हैं। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे आंसर कर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें 3 बातें थी, अब वो रट सकते हैं, एज इट इज लिखना है। जब भी बात करेगा लॉस हुआ है, रिकॉग्नाइज करें कि ना करें, तो पूरी वही कहानी लिखनी है। और अगर ये बात करेगा कि एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके से नेगोशिएट किया गया है एक ही कॉन्ट्रैक्टी के साथ,
तो उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करें या फिर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करें? तो एक सिंगल आंसर है, यही हर जगह छापना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग ट्रीट होगा। मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए। आंसर 7, एज पर AS7 construction contract, when a contract covers a number of assets, the construction of each asset should be treated as a separate construction contract when, अगर एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे एसेट बनाने हैं तो उनको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। कब? जब अलग अलग प्रपोजल है, अलग अलग नेगोशिएशन है, यही सारी बात लिखनी है। ए, सेपरेट proposals have been submitted for each asset. B, each asset has been subject to separate negotiation and the contractor and customer have been able to accept or reject that part of the contract। फुल स्क्रीन पे कर दो इसे, विजिबिलिटी ज्यादा बेहतर हो गई अब शायद बच्चों की। टू ईच एसेट, सी द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज of each asset can be identified। तीन बातें हैं, सेपरेट प्रपोजल होना चाहिए, सेपरेट नेगोशिएशन होना चाहिए और कॉस्ट और रेवेन्यू भी हर एसेट की अलग अलग आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ईच एसेट आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए। अगर ऐसा है, अलग अलग प्रपोजल, अलग अलग नेगोशिएशन और अलग अलग आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट रेवेन्यू की हो रही है, तो ऐसे केस में हम लोग अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की तरह से ट्रीट करेंगे। लास्ट लाइन कंक्लूजन की लिख रहे हैं, therefore Mr. Shyam is required to treat construction of each unit as a separate construction contract। जल्दी से नोट कीजिए। फास्ट,
Okay, moving to next question. Question number 8. A firm of contractor obtained a contract for construction of bridges across river Rivati. ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है. द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स केप्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना, कॉस्ट इंकर्ड इतना, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन इतना, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड इतना, टू बी रिसीव्ड इतना. प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव 400 है और टू बी रिसीव्ड इतना है. इसका मतलब है बिलिंग कितने की हो गई है? बिलिंग हो गई है 540 की. ये बात समझ में आ रही है? रिसीव कर लिए 400, आना बाकी है. टू बी रिसीव्ड है 140, यानी बिल हो चुकी है 540 की, तभी तो 400 आया है, 140 बाकी होगा. इतना खर्चा लग चुका है, इतना लगना है, यानी ये दोनों मिला के टोटल खर्चा कितना हो गया? देखिए ये हो गया 1100 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1000 की, यानी कि घाटा है 100 रुपए का. फिगर इन लैक्स है तो हम लोग फिगर इन लैक्स की बात करते हैं. 100 रुपए का घाटा है. ठीक है. द फर्म सीक्स योर एडवाइस एंड असिस्टेंस इन प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. अच्छा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए आपको काम करना है. कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ AS7. मैंने आपको बताया था एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करनी होती है. अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर. कैसे होता है वो? जितना खर्चा लगा दिए उसमें प्रॉफिट जोड़ना है, घाटा घटाना है, और लेस करना है जितनी बिलिंग कर चुके हो. ठीक है. तो जितना मेरा कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है वो मुझे पता है कि नहीं? देख लो, जितना खर्चा लगा चुके हो पता है. ये रहा जितना खर्चा लगा चुके हैं. प्रॉफिट या ऑब्लिक लॉस. अच्छा, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस क्या होता है? लॉस तो एस्टिमेटेड अगर लॉस है तो पूरा लॉस घटाते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो करंट ईयर का प्रॉफिट बस जोड़ते हैं. प्रॉफिट तो करंट ईयर का जोड़ते हैं, लेकिन घाटा तो पूरा ही घटा लेते हैं. ठीक है. तो यहां तो एस्टिमेटेड लॉस आ रहा है तो पूरा घाटा घटा देंगे. उसमें से जितनी बिल हो चुकी है वो घटा देंगे. तो अगर पॉजिटिव फिगर आया तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, नेगेटिव फिगर आया तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर हो गया. ठीक है. तो सबसे पहला काम ये होता है प्रॉफिट लॉस के लिए, पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालेंगे. नेगेटिव हो जाएगा तो वही लॉस ले लेंगे. पॉजिटिव हो गया तो आगे प्रॉफिट निकालते हैं कॉन्ट्रैक्ट का. आंसर 8. एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000, कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट 605 लेस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 495. 100 रुपए का क्या है? एस्टिमेटेड लॉस. ठीक है. तो इंटायर एस्टिमेटेड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली. घाटा है तो पूरा ही घाटा रिकॉग्नाइज करो, फिर करंट ईयर घाटा से मतलब तो होता नहीं है. ठीक है. अगला काम करते हैं, अमाउंट ड्यू ऑब्लिक फ्रॉम कस्टमर निकाल लेते हैं अब डिस्क्लोजर वाला. अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर है या अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है? देख लीजिए. कॉस्ट इंकर्ड कितना खर्चा लगा है? 605. यहां फिगर इन लाख लिख लीजिए ऊपर ही. कॉस्ट इंकर्ड 605 लेस रिकॉग्नाइज्ड लॉस 100. ये हो गया 505. इसमें से लेस करते हैं प्रोग्रेसिव बिलिंग. बिलिंग डन. बिलिंग कितनी कर चुके हैं? 400 रुपया आ चुका है, 140 रुपया बाकी है. इसका मतलब बिल कितने की बनाए? 540. नेगेटिव फिगर आ रही है 35. मतलब 505 रुपया लेना था, यही ना मतलब वो कॉस्ट इंकर्ड में से घाटा घटा दिया 505 रुपया हमको लेना था, और हम ले लिए 540 रुपया का बिल बना दिए. मतलब तो 35 रुपया अमाउंट
ड्यू टू कस्टमर हो गया यहां। और यहां पे अमाउंट ड्यू टू कस्टमर का मतलब बेसिकली ये होता है कि इतने रुपए की बिल ज्यादा बन रही है, जो डिस्क्लोजर में हम देते हैं, क्योंकि एक्चुअल ड्यू वगैरह जो होता है वो तो अकाउंट्स में दिख ही रहा है। ये डिस्क्लोजर में बस हम ये बताते हैं कितने रुपए की बिल ज्यादा हो गई और कम हुई रहती है, तो वो ड्यू फ्रॉम कस्टमर होता है कि इतने रुपए की और प्रोग्रेसिव बिल रेज करनी है। हो गया कॉपी? हो गया तो जल्दी बताइए, लास्ट क्वेश्चन किया जाए। शुड बी क्वेश्चन नंबर 9। On 1st December 2016, Viskarma Construction Limited undertook a contract to construct a building for rupee 85 lakh. 85 लाख रुपीस में कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग बनाने का। On 31st March 2017, मतलब साल की आखिरी दिन, the company found that it had already spent 64,99,000 on the construction. इतना खर्चा हो चुका है। Prudent estimate of additional cost for completion was 32,01,000. Prudent का मतलब होता है बेस्ट एस्टिमेट, ठीक है। तो बेस्ट एस्टिमेट जो बनाया गया खर्चा और होने का वो 32,01,000 रुपए का था। यानी टोटल खर्चा कितना कहना चाह रहा है ये? 65, 67, 97 हो गया ना? 97 हो गया ना खर्चा? हाँ, 97 का खर्चा। 64,99,000 हो गया और 32,01,000 और होगा, तो इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है कि 97 लाख रुपीस का टोटल खर्चा होगा। What amount should be charged to revenue in the final account of the year ended 31st March 2017? कितना अमाउंट चार्ज करना है, मतलब प्रॉफिट या लॉस क्या चार्ज करना है वही जानना चाह रहा है। तो यहाँ पीएल बनाना नहीं है, कितना चार्ज करना है ये बता दो, कंप्यूटेशन बताओ। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालते हैं, घाटा आ रहा है, पूरा घाटा बोल देंगे, रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आंसर नहीं। Cost till date 64,99,000. ठीक है, लेस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 32,01,000, घाटा हो गया 12 लाख रुपए का। अब बता दीजिए 12 लाख रुपए पूरा रिकॉग्नाइज करना होगा अकॉर्डिंग टू AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। The amount of the loss of ₹12 lakh to be recognized in PL for the year ended 31/3/2017। यही था ना ईयर 31/3/2017। इस ईयर के एंड में पीएल में रिकॉग्नाइज 12 लाख रुपया कर लेना होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट AS7। और अब एक विशेष बात जो आपको ध्यान देनी है और इसके साथ मैं अपनी क्लास खत्म करता हूं। AS7 के लिए किसी भी बुक को, किसी भी एडिशनल मटेरियल को गलती से भी रेफर मत कीजिएगा।
ये थोड़ा सा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड एएस है और जनरली बुक्स में इसमें गलती मिल जाती है। कैसी कैसी गलतियां होती है, बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि जो ऑथर होता है वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकाले बिना ही सीधे करंट ईयर निकाल दिया। अब एस्टिमेटेड में लॉस आ रहा था लेकिन करंट ईयर में प्रॉफिट आ रहा था, वो प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर लिया। ऐसी भी गलतियां देखने को मिली है, मुझे खुद मिली है ऐसी गलतियां, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि आप दूसरी बुक को बिल्कुल भी रेफर नहीं कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन बनाने में गलती भी हो जाती है, फ्रेमिंग में भी गलती है कुछ ऑथर्स की बुक्स में, क्योंकि AS7 ड्रास्टिकली चेंज हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बदलते गए हैं तो क्वेश्चन बनाने का तरीका भी बदलते जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे पुराने तरीके से क्वेश्चन फ्रेम्ड हैं जो आज के सिस्टम के हिसाब से बैठते ही नहीं है। तो और उन बातों का वहां ध्यान रखा नहीं गया है, वो पुराने सिस्टम से क्वेश्चन बेस्ड हैं, करंट तरीके से ऑथर ने सॉल्व करने की उसको कोशिश की लेकिन वो मिसमैच ही हो रहा है, वो बात बैठ ही नहीं रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं, जैसे हम करंट ईयर के प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग जो सिर्फ करंट ईयर की स्टेज ऑफ कंप्लीशन वगैरह लेते हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का तरीका भी क्या है, ये सारी चीजें एक इस स्टैंडर्ड को थोड़ा सा अलग बना देती हैं। और आपको यही कहूंगा कि किसी भी दूसरे मटेरियल वगैरह को AS7 के लिए रेफर ना करें, पुराने पास्ट ईयर पेपर को भी रेफर ना करें, क्योंकि उसके सॉल्यूशन के तरीके डिफरेंट होंगे जो आपने अभी यहां किया है, ठीक है। तो सजेस्टेड आंसर्स वगैरह डिफरेंट होंगे, ऐसा भी हो सकता है वो पुरानी किताब है, वो पुराने सजेस्टेड आंसर्स हैं, तो पहले जो AS7 कहता था वो उस ट्रीटमेंट के हिसाब से सॉल्व किए गए हैं। सो बी अलर्ट स्पेसिफिकली फॉर दिस स्टैंडर्ड। विल स्टॉप दिस क्लास ओवर हियर।